हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको हिंदी के अंतर्गत ऑलरेडी पहले 2 वीडियोज़ में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित सभी प्रमुख तथ्यों को पढ़ा चुका था। तो आज यानी कि इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं उससे संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरी और ऐसे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना बात गवाए इसको आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? सारे व्याख्या आप पढ़ेंगे तो सारे तथ्य उसमें शामिल कर चुका हूँ मैं पहले से ही। तो हमको पहला क्वेश्चन बताना है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, औस्त्रिक या चीनी तिब्बती? तो हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में जो हिंदी है ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। फिर आइए इसमें हमें और मुख्य तथ्य क्या जानना है। देखो, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है, यानी कि जो ये भारोपीय भाषा परिवार है यह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमुख भाषाएं जैसे अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली सभी इसी समूह से संबंधित रखती हैं। सभी क्या रखती हैं? इसी समूह से संबंध रखती हैं, यानी संबंधित हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं, यानी ये भारोपीय जो है ना, भारोपीय इसे कंप्लीट कहते हैं भारोपीय भाषा परिवार। और विश्व की जनसंख्या के लगभग आधे लोग इसी भाषा को भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। इसके बाद हम अपने अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो हमारी हिंदी है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया है। आइए देख, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, मतलब कि जो भी देश की आधिकारिक भाषाएं हैं उनमें से यह एक है। कौन सी? हिंदी। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली या प्राकृत से, फिर आपका वैदिक संस्कृत से? तो मैंने आपको हिंदी का विकास क्रम सारा बता ही दिया। पहले क्या था? वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत पाली, प्राकृत, ये सब आती रही। ठीक है, तो हमें बताना हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है ये किससे हुआ है? तो सिंपल किससे हुआ है? ये हुआ है अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। कब? लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। कहने का मतलब है पाली क्या, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, फिर पुरानी हिंदी, फिर नई हिंदी। इसी प्रकार से हमारा नई हिंदी का विकास हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हमें बताना इनमें से कौन सी बोली या भाषा ऐसी है जिसको हिंदी में शामिल नहीं किया जाता। कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? तो हिंदी में तेलुगु को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर है। ठीक है, बाकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सब हिंदी में ही आती हैं। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो पढ़ाए थे उसमें सब तथ्य बता चुका हूँ। जैसे कन्नौजी है, कन्नौजी कौन सी है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसी प्रकार बांगरू है, अवधी कौन सी थी?
ये हमारी पूर्वी हिंदी थी, जो हमारी अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें मुख्य तथ्य और हमें क्या जानना है। देखो, हिंदी की अनेक बोलियां यानी उपभाषाएं हैं। भारत में कुल हिंदी की 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, गोरठा। ठीक है, गोरठा हो गया आपका, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी में साहित्य की रचना हुई है, जैसे हमारी ब्रजभाषा हो गई। ठीक है, इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्या राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो जो हिंदी की विशिष्ट बोली यानी जो हिंदी की बोली ब्रजभाषा है, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध किस रूप में है? इसमें काव्य की बहुत रचनाएं हुई हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं और क्या जानना है इसके बारे में। प्रमुख तथ्य जो भी है शामिल कर दिए गए हैं, देखते हैं। देखो, ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ कहाँ? उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इसका जन्म भी किससे हुआ? संस्कृत से ही हुआ है। जिस प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसका जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही है। ब्रजभाषा में ही प्रारंभिक काव्य की रचना हुई। जो मतलब कि प्रारंभिक काव्य की रचना हुई थी वो ब्रजभाषा में ही हुई थी। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं, जिनमें सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी आदि ये क्या है? ये प्रमुख कवि हैं इस भाषा के। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारतवर्ष में हिंदी को अब किस वर्ग में रखेंगे? क्या हिंदी को अब राजभाषा वर्ग में रखेंगे, राष्ट्रभाषा मानेंगे, विभाषा मानेंगे या तकनीकी भाषा मानेंगे? तो जो हिंदी भाषा है यह राजभाषा है भारत की। ठीक है, ना ही राष्ट्रभाषा, ना ही विभाषा, ना ही तकनीकी भाषा। राजभाषा मीन्स जो अधिकतर कार्य है या अधिकतर बोलचाल हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग की जाती है। संपूर्ण राष्ट्र में कार्यों के लिए केवल हिंदी का ही प्रयोग नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में। तो हमारा आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखो, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे या रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ढूंढाड़ी बोली है। हमको बताना ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो मैंने आपको जिस समय थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो ढूंढाड़ी बोली है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 की हमारा सही आंसर है। आइए देखो, ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहने का मतलब है पूर्वी राजस्थान में एक क्षेत्र है उसका नाम है ढूंढाड़, वहाँ ये बोली जाती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिले हैं,
मतलब कि मुख्य रूप से 3 है। वैसे तो कौन कौन से हैं? जयपुर है, जयपुर हो गया, करौली, डींग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक। तो सिंपली हमें याद रख लेना कि ढूंढाड़ पूर्वी राजस्थान में एक क्षेत्र है और वहीं पर मुख्य रूप से ढूंढानी बोली बोली जाती है। इसके बाद हम अपने अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमारा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बंगला? तो ब्रजबुली नाम से पुरानी बंगला को जाना जाता है, यानी जो पुरानी बंगला है इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रजबुली। देखो व्याख्या में देखेंगे, पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी? पुरानी बंगला। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सिंपल व्याख्या में मैंने आपको बताया, जब थ्योरी पढ़ी थी देवनागरी लिपि में कौन कौन सी थी? एक तो आपकी संस्कृत थी और हिंदी तो पता है, और साथ में कौन सी? मराठी। संस्कृत, हिंदी और मराठी, इनकी लिपि ध्यान रखनी है। तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इनमें कौन सा है हमारा? मराठी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर। देखते हैं, देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है जिसमें संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, मराठी। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिला था। किन में मिला था? जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिला था। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहो माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन, हमार बकरा लागत होई तबन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? हमें ये बताना है। तो भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो ये जो अवतरण है हमारा, ये हमारा अवधी बोली में है। ठीक है, देखो देखते हैं, यह अवतरण हमारा अवधी बोली में है। अवधी, देखो प्राचीन काल में जो वर्तमान लखनऊ है, क्या जो वर्तमान लखनऊ है, इसके आसपास के क्षेत्र को अवध कहा जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अवध कहा जाता है था। ठीक है, तो वहीं के आसपास के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी? हमारी अवधी है। इसी के साथ ये 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लेवल 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा, अब ये थोड़ा ऐड भी आ गया, इस ऐड को हटाते हैं एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th, देखते हैं। देखो, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? मतलब कि हमें बताना संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है। देखो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा फूटा। तो हमें बताना है संस्कृत का भ्रंश कौन सा है, यानी जो जब संस्कृत भाषा पहले वैदिक संस्कृत, उसका टूटा फूटा बहुत रूप टूट फूट चुका था, तो उसे नाम दे दिया वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत। जब समय गुजरते गुजरते 400, 500, 600 साल, जब हमारा लौकिक संस्कृत का रूप भी बेहद टूट चुका था, तो उसे क्या नाम दिया गया? तो सिंपली हमें ये बताना कि संस्कृत का भ्रंश यानी टूटा फूटा रूप कौन सा है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो सिंपल, तो इसका टूटा फूटा रूप यानी कि अपभ्रंश कौन सा है? इसका अपभ्रंश है पाली। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। देखते हैं, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। कब? लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। भाषा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है। देखो ये सारा वही है, आपको सीधा कुछ नहीं, एक क्रम याद कर लेना। क्रम मीन्स, देखो मैंने आपको वीडियो में बताया था लास्ट लेक्चर में,
सबसे पहली जो हमारी संस्कृत थी वो थी हमारी वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद हमारी पाली आती है, लिख देता हूँ, पाली के बाद हमारी प्राकृत, फिर अपभ्रंश आती है। ठीक है, ये क्रम याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो ये मैंने आपको बता दिया था कि अधिकतर जितनी भी भारतीय भाषाएं सबका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखो ये नीचे व्याख्या में लिखा हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यहाँ तक कि शारदा लिपि और कुटिल लिपि इनका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। क्वेश्चन बनता है कि सब लिपियों की आदि जननी है, तो सब लिपियों की आदि जननी ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा, ये 12 हो गया, 12 के बाद 13 पे आते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? कुछ सिंपल, गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? तो जो हिंदी भाषा लिखी जाती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आइए देखते हैं, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो कोई समझाने की बात ही नहीं। ये तो कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है? बाएं से लेकर दाएं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आरंभ किया बायां और यहाँ तक चलते 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 बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे श्री रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा मीन्स यही, इसके श्री रेखा नहीं सिर बांधना। ठीक है, जिसे श्री रेखा कहते हैं, सिर बांधते ही है। जैसे मैं ही लिख रहा हूँ हिंदी में अतुल, तो ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वह खड़ी बोली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर। देखो देख लेते हैं, खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है, यानी कि जो आज की मानक हिंदी है, मानक जिसने स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा, जो आम बोलचाल में लिखत पढ़त में प्रयोग हो रही है, इसका पूर्व रूप हमारा खड़ी बोली था। कहने का मतलब ये हुआ, भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तान की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रचलित रूप है आज की मानक हिंदी का, वह किसका प्रचलित रूप है? वह खड़ी बोली, मतलब कि इसकी पूर्व भाषा जो थी वो खड़ी बोली के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो क्या वो पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है, राजस्थानी हिंदी की है? तो देखो पश्चिमी हिंदी का तो मैंने आपको याद करते हुए बताया था। पश्चिमी हिंदी क्या था? ब्रज बुक लेने हरियाणवी कौरव कन्नौज से कहाँ गए? राजस्थान गए, वो ट्रिक बताई थी। और पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत इसकी हमारी अपभ्रंश कौन सा था? अपभ्रंश तो इसका अर्धमागधी था। और इसके अंतर्गत आने वाली बोली कौन कौन सी थी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी? छत्तीसगढ़ी है। तो ये वर्गीकरण के आधार पर किसकी बोली है? ये वर्गीकरण के आधार पे, तो वर्गीकरण के आधार पे पूर्वी हिंदी की बोली होगी। व्याख्या में जो हमने ऊपर समझ लिया वही सारा नीचे दिया है।
कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो सिंपल, पश्चिमी हिंदी का जिक्र जब भी आएगा, ब्रज बुगले ने हरियाणवी कौरव कहाँ, कन्नौज से कहाँ गए? कन्नौज से राजस्थान गए। तो पूछा निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रज, बुक से बुंदेली बना था, ब्रज हमारा था ही था, ठीक है, कन्नौजी हमारा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ी ये भी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पश्चिमी हिंदी की ना हो के कौन सी है? ये पूर्वी हिंदी की है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो ये भी मैंने व्याख्या में शामिल किया था। तो आपके अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, इसमें हिंदी संबंधी ही सब प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं, देखो, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है, ठीक है। नीचे थोड़ा ये जानना है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था और संविधान में इसका उल्लेख 343 से लेकर 351 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा किसका? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? तो जो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है चेन्नई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है? तो मैंने आपको बता ही दिया हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। देखो, पहले क्या था? पहले था हमारा वैदिक संस्कृत, फिर था लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ठीक है। तो इसमें क्या देखा? संस्कृत तो दे नहीं रखा, क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो देखो, पकड़ लो पाली वाले को, पकड़ लो पहले, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? यह भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो 351 क्या संघ की राजभाषा का वर्णन है? क्या उच्चतम न्यायालयों की भाषा का वर्णन है? क्या पत्राचार की भाषा का वर्णन है? या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में हमारे हिंदी के विकास के निर्देश हैं। हिंदी के विकास के निर्देश क्या क्या है? यह बोला गया अनुच्छेद 351 में यह बोला गया है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास की जिम्मेदारी संघ की होगी। वह ऐसे कदम उठाएगा जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। यही हमारा 351 उल्लेख किया गया। देखो भी, देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो सिंपल अपनी भाषा में बोले तो प्रचार प्रसार, हिंदी के प्रचार प्रसार का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है। और इस वीडियो के तहत मैं हिंदी भाषा के विकास से संबंधित आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस व्याख्या सहित दे चुका हूं और अगले वीडियो में 20 क्वेश्चंस और शामिल करूंगा। फिर आप देखेंगे कि इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें, ठीक है। फिर मैंने वर्णमाला पढ़ा दिया है, वर्णमाला की प्रश्नोत्तरी बढ़िया से करा दी है, आप ठीक से पढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आने वाले वीडियो तक के लिए टाइम चाहता हूँ। बहुत जल्दी ही आपसे मैं अगली वीडियो में मिलूँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। वीडियोस को उन सभी भाई बहनों तक पहुँचाएं जो अपने को कितने 120+ चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।